हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की हमारी यहाँ पे एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, जिसमें से एक हमारी यहाँ पे इस वीडियो से जो आप यहाँ पे पता भी कर पा रहे होगे वो है हमारी यहाँ पे साइंस की एनसीईआरटी सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास की एनसीईआरटी से, जिसमें हमने यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी अपने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया और सेकंड चैप्टर का हमने आधी आधा पार्ट बेसिकली हमने यहाँ पे कवर कर चुके हैं। और आपको मैंने पहले भी बताया हम लोग यहाँ पे किस तरीके से चल रहे हैं। हम सबसे पहले हम अपनी यहाँ पे थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं, और थ्योरी कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वीडियो मैं आपके यहाँ पे ला रहा हूँ, जहाँ पे हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, प्लस उसी सेम वीडियो में हम उस पर्टिकुलर चैप्टर से आए हुए यहाँ पे पीवाईक्यूज को भी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहाँ पे बेसिकली फोकस करने वाले चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर पे। और इसका हमने यहाँ पे जो 5 मैंने आपको बताया था, इसमें 5 आपके यहाँ पे सब टॉपिक्स है, जिसमें से हमने यहाँ पे ऑलरेडी 2 कवर कर लिए थे। और अभी हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बचे हुए 3 और को हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक एक भी वीडियो नहीं देख रखी है तो मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो या फिर आई बटन पे भी जाके आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, दोनों जगह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ पे इजीली अच्छे से मार्क करके भी यहाँ पे आपको एनसीईआरटी प्रोवाइड कर रखी है चैप्टर नंबर 1 की। तो सेम तरीके से यहाँ पे हर एक चैप्टर जो जो हम यहाँ पे कंप्लीट करते जाएंगे, तो आपको यहाँ पे ये पीडीएफ भी मिलती जाएगी। तो आप उसके लिए आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो वहाँ पे ही आपको यहाँ पे पीडीएफ मिलेगी। साथ ही साथ कोई भी डाउट होता है, कोई कमेंट होता है, कोई सजेशन होता है, कुछ भी होता है, तो आप यहाँ पे कमेंट डाउन जरूर कर देना। ठीक है, तो हमने यहाँ तक बेसिकली अपना यहाँ पे जो कोलॉइड्स के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, हमने यहाँ तक अपना कंप्लीट कर लिया था लास्ट वीडियो में। अब इस वीडियो में हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपने यहाँ पे सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा है थर्ड टॉपिक है बेसिकली इस पर्टिकुलर चैप्टर का। तो यहाँ से हम इस वीडियो में यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर देना, कोई सजेशन होता है तो वो भी आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। तो चलो हम यहाँ पे अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे क्या दे रखी है कि यहाँ पे वी हैव लर्न दैट मोस्ट ऑफ द नेचुरल सब्सटेंसेस आर नॉट केमिकली प्योर। ठीक है, मतलब हमने यहाँ पे ऊपर देखा था कि केमिकली मतलब जो आपके प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो यहाँ पे कैसे हम फाइंड आउट करते हैं बेसिकली, ये हमने यहाँ पे पिछले वीडियो में देखा था। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि ऐसे सब्सटेंसेस जो बेसिकली यहाँ पे एक टाइप ऑफ पार्टिकल से ही बने होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्या बोला जा रहा है बेसिकली कि अगर आप सराउंड में देखते हो, ठीक है, आपके आसपास एरिया में जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट पड़े हैं वो सब आप देखते हो, तो आप इजीली बता सकते हो कि यहाँ पे जो मैक्सिमम आपके पास ऑब्जेक्ट होंगे ना, मतलब आप ऐसे समझ लो कि मोर देन 90% से भी ज्यादा आपके पास जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, वो यहाँ पे ऐसे ऑब्जेक्ट्स रहने वाले हैं जो यहाँ पे प्योर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज बेसिकली बोली जा रही है। फिर आगे अगर हम देखते हैं तो आगे आपसे बोला जा रहा है कि सेपरेशन मेक्स इट पॉसिबल टू स्टडी एंड द यूज ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। अगर मान लो आपसे यहाँ पे ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि हम सेपरेट क्यों करते हैं, ठीक है, मतलब हम यहाँ पे बेसिकली आपके पास कोई एक मिक्सचर है, उसको हम यहाँ पे सेपरेट क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे टॉपिक का ही नाम क्या है यहाँ पे, सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। मिक्सचर में जो जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम यहाँ पे सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्यों कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे स्टडी करने के लिए कर रहे हैं, ईजी रहे हमारे लिए यहाँ पे स्टडी करना। ठीक है, साथ ही साथ क्योंकि इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होंगे तो हमारे लिए इजी रहेगा समझने में भी। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे सेपरेट करने की हम टेक्निक को ज्यादातर हम यहाँ पे यूज करते हैं सेपरेट करने के लिए। ठीक है, अब उसके बाद देखो, हमने यहाँ पे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किए थे हमारे 2 टाइप के मिक्सचर्स, एक हेट्रोजीनियस और एक होमोजीनियस। होमोजीनियस क्या है, यहाँ पे एकदम आपस में ऐसे घुल मिल जाते हैं यहाँ पे, जहाँ पे हर एक पार्ट में आपको ना यूनिफॉर्म दिखेगा वो पर्टिकुलर मिक्सचर। मतलब यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लें तो सॉल्ट और वाटर का। ठीक है, तो जब भी आप यहाँ पे सॉल्ट मिलाओगे ना पानी में, तो आप यहाँ पे ये बता नहीं पाओगे कि ये इसमें सॉल्ट मिला हुआ है। ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पे आप क्लियरली अपने आंखों से नहीं देख पाओगे। वहीं सेम जगह अगर हम यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे पानी, और अब हम यहाँ पे ले लेते हैं सैंड की। तो सैंड जब आप यहाँ पे पानी में मिलाओगे, तो अब उससे आपको यहाँ पे क्लियरली पता चलेगा, आप यहाँ पे अपने आंखों से भी देख पाओगे कि पानी में सैंड है। ठीक है, मौजूद है यहाँ पे सैंड। तो ये सब आपकी क्या है, ये जो सैंड वाला एग्जांपल है ये आपका हेट्रोजीनियस, जहाँ पे दो डिफरेंट कंपोनेंट बेसिकली आपके यहाँ पे अच्छे से मिक्स नहीं हो रहे हैं। ठीक है, वही होमोजीनियस आपका क्या हो गया, होमोजीनियस हो गया जहाँ पे दो डिफरेंट कंपोनेंट्स आपके एकदम अच्छे से मिक्स हो जा रहे हैं, ताकि जो आपको यहाँ पे अपनी आंखों से भी नहीं दिख रहा है कि इसमें यहाँ पे एक से ज्यादा कंपोनेंट प्रेजेंट है। ठीक है, अब आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि heterogeneous mixtures can be separated into their respective constituents by simple physical method like hand picking, sieving और filtration। ठीक है, तो यहाँ पे देखो याद रखना कि जब भी हम यहाँ पे बात करेंगे हेट्रोजीनियस की, ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो अभी मैंने आपको बताया सैंड और वाटर का, अगर हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो ऐसे टाइप के मिक्सचर जो आएंगे ना, जहाँ हम लोग यहाँ पे हमेशा बात कर रहे हैं हेट्रोजीनियस की, तो वो आप यहाँ पे इजीली हैंड पिकिंग से, मतलब मान लो आप पानी में स्टोन्स को डाल रहे हो, ठीक है, तो वो भी आपकी आंखों के मतलब आप देख सकते हो, विजिबल है वो आपके लिए।
तो आप सीधा सिर्फ हाथ का यूज करके ही वो सब हटा सकते हो एक एक करके, है ना। वहीं सेम चीज अगर मान लो आप सैंड का यूज, मतलब पानी में सैंड डाल दे रहे हो, तो आप यहाँ पे इजिली फिल्ट्रेशन की हेल्प से आप उसको भी सेपरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे यही याद रखना है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होंगे उनको आप यहाँ पे हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन, इन सब मेथड से आप यहाँ पे इजिली हटा सकते हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे देखो यहाँ पे आपको दे रखा है कि हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट डाई फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये वाला जो जो आपको अब हेडिंग्स देखने को मिलेंगी ना, ये सब आपके यहाँ पे एक टाइप से इसको क्वेश्चन समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा इधर, ये वाला। ठीक है, तो इसको आप एज अ क्वेश्चन समझ लो, जो आपको यहाँ पे सब हेडिंग दे रखी है इस टॉपिक के अंदर, सेपरेटिंग वाले के अंदर। ठीक है, अब उसमें से इसका आंसर क्या होगा बेसिकली आपका यहाँ पे, तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आप कैसे यहाँ पे कलर्ड कंपोनेंट जो आपके यहाँ पे डाई में प्रेजेंट होता है उसको कैसे सेपरेट करोगे। ठीक है, किसकी मदद से आप सेपरेट कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि इंक जो आपकी यहाँ पे होती है ना, तो इंक बेसिकली आपकी एक मिक्सचर होती है डाई की और साथ ही साथ आपके यहाँ पे वाटर की। ठीक है, तो वाटर में आप बेसिकली डाई को मिला रहे हो। तो हमने यहाँ पे पिछले वीडियो में देखा था कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होता है। सॉल्वेंट आपका सोल्यूशन, देखो सोल्यूशन हमने यहाँ पे पिछले वीडियो में पढ़ा था, वापस से मैं हल्का बता दे रहा हूँ आपको। जो आपका यहाँ पे सोल्यूशन होता है वो बेसिकली आपका यहाँ पे सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन किस किस से बना होता है, सॉल्वेंट से बना होता है और सोल्यूट से बना बना होता है। ठीक है, और आपका यहाँ पे जो सॉल्वेंट होता है वो सोल्यूशन का मैक्सिमम पोर्शन होता है। ठीक, और सॉल्यूट आपका यहाँ पे मिनिमम होता है। अब जैसे अगर हमने यहाँ पे बात की थी पानी में आप सैंड डाल रहे हो, तो जो पानी है आपका वो मैक्सिमम है। ठीक है, मतलब वो पानी क्या है आपका यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज में सॉल्वेंट है, और सैंड क्या हो जाएगा, वो है आपका यहाँ पे सॉल्यूट। वही सेम सिनेरियो हमने जब बात की थी सॉल्ट और वाटर की, तो वाटर आपका क्या हो जाएगा, उस केस में भी आपका सॉल्वेंट रहेगा, और सॉल्ट आप उसमें मिला रहे हो तो वो आपका क्या है, मिनिमम है, मतलब वो सॉल्यूट है। ठीक है, तो ये याद रखना, और हमेशा याद रखना कि सॉल्यूट से ही आप बहुत कुछ फाइंड आउट कर सकते हो। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भले वो यहाँ पे सोल्यूशन में सबसे कम आपको यहाँ पे दिख रहा हो। तो हमने यहाँ पे ये सब अच्छे से डिस्कस किया है पिछले वीडियो में। अब देखो यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है, आपको जो पता होना चाहिए कि इंक आपका बेसिकली डाई और वाटर का मिक्सचर होता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सेपरेट द वॉलेटाइल कंपोनेंट सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट बाय द मेथड ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, तो आप यहाँ पे बेसिकली क्या मेथड यूज करोगे, आप यहाँ पे मेथड यूज करोगे इवेपोरेशन का। अब इवेपोरेशन कैसे करोगे, देखो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि इंक क्या है आपका, एक वाटर और डाई का मिक्सचर है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इवेपोरेशन यूज करते हो तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका पानी है ना वो यहाँ पे इवेपोरेट हो जाएगा और वो बाहर आ जाएगा, मतलब भाप बन के वो निकल जाएगा। ठीक है, पर वहीं सेम जगह पे जो डाई आपका है ना वो यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। तो इसका कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आप इंक को बेसिकली इवेपोरेशन के थ्रू ही आप इजीली यहाँ पे उनको अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, इंक के जो यहाँ पे कंपोनेंट्स है यहाँ पे डाई और वाटर, तो उनको आप इजीली अलग कर सकते हो इवेपोरेशन के हेल्प से ही। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। और यहाँ पे अगर हम आगे बात करते हैं ना, आगे चलते हैं, तो आगे आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना कि जो जो आपको ना यहाँ पे दे रखे हैं ना एज अ स्टेटमेंट बेसिकली टॉपिक की तरह, तो ये सब आपके यहाँ पे क्वेश्चंस ही हैं। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे एक चीज आपको सेपरेटिंग टेक्निक पता चल गई, यहाँ पे इवेपोरेशन के थ्रू आप कैसे सेपरेट कर सकते हो। अब यहाँ पे जो जो डिफरेंट डिफरेंट सब टॉपिक्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं, तो इसके अंदर आपको यहाँ पे अलग अलग सेपरेटिंग टेक्निक्स के बारे में पता चलेगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट में हमें यहाँ पे इवेपोरेशन के थ्रू पता चला। अब यहाँ पे आपको सेकंड वाले में बोल रहा है कि कैसे हम यहाँ पे क्रीम जो बेसिकली आपकी मलाई जो यहाँ पे दूध पे आ जाती है, तो उसको हम यहाँ पे कैसे सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे जो याद रखनी है कि यहाँ पे होता क्या है, जब आप हम यहाँ पे फिल्ट्रेशन करते हैं ना, तो फिल्ट्रेशन आपका कब आप यहाँ पे यूज करोगे, जब आपके यहाँ पे जो सॉलिड पार्टिकल्स आप यहाँ पे लिक्विड में डाल रहे हो। ठीक है, तो वो यहाँ पे उसका जो साइज है वो यहाँ पे अच्छा खासा बड़ा है, तभी आप यहाँ पे उनको यूज करोगे। क्योंकि अगर आप यहाँ पे फिल्ट्रेशन बहुत छोटे बेसिकली पार्टिकल्स के लिए आप यहाँ पे यूज करोगे, तो फिल्ट्रेशन जो आपका मेथड है वो यहाँ पे यूज नहीं होगा। क्योंकि आपके यहाँ पे जो फिल्टर पेपर आप यहाँ पे यूज करोगे तो उसके थ्रू ही आपके यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स चले जाएंगे, अगर वो बहुत ज्यादा ही छोटे हैं। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखना कि फिल्ट्रेशन मेथड आप तभी यूज करोगे जब जो आपके सॉलिड पार्टिकल्स है ना वो ठीक ठाक साइज के हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा छोटे साइज के ना हो। तो इस केस में भी यहाँ पे यही सेम चीज हो रही है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे फिल्ट्रेशन इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल है ना वो यहाँ पे बहुत ज्यादा छोटे हैं, तो हो सकता है यहाँ पे कि इस पे फिल्टर पेपर के अंदर से ही यहाँ पे वो चला जाए। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में हम यहाँ पे फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज नहीं करेंगे। तो हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे देख पाओगे। तो हम यहाँ पे कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यूज करेंगे। अब यहाँ पे इस टेक्निक में बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे ध्यान से सुनना।
यहाँ पे क्या होगा कि जो भी आपके यहाँ पे कंपोनेंट जिसका डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है? जो ज़्यादा डेंसर है, वो आपका यहाँ पे नीचे आ जाएगा और जो यहाँ पे लाइटर डेंसिटी है, वो आपका यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो ये आपका बीकर है, ठीक है? अब आप हमारे पास हमने यहाँ पे देखा कि आपको बोला जा रहा है मिल्क और जो हमारा क्रीम है उसको सेपरेट करना है, ठीक है? तो यहाँ पे मान लो ये आपका यहाँ पे इतने में मिल्क है, ठीक? ये क्या हो गया हमारा यहाँ पे ये हो गया मिल्क। अब इतने पार्ट में जो ऊपर वाला हिस्सा है ये आपका यहाँ पे क्या है? ये है आपका यहाँ पे क्रीम, ठीक है? तो आप यहाँ पे क्लियरली देखोगे कि जो आपका ज़्यादा डेंसर वाला आपका जो कंपोनेंट है वो आपका यहाँ पे बीकर के बॉटम पे है, मतलब नीचे के पार्ट पे है। जो आपका लाइटर डेंसिटी वाला कंपोनेंट है वो आपका यहाँ पे ऊपर की तरफ है, ठीक है? तो इस तरीके से आप यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक बेसिकली यहाँ पे यूज होती है। तो ये हमेशा याद रखना कि ये बेसिकली आपकी कैसे यूज करोगे, ये आपकी यहाँ पे यूज होती है डेंसिटी को देखते हुए पार्टिकल्स की और साथ ही साथ साइज को देखते हुए, ठीक है? तो साइज और डेंसिटी ये दोनों चीजों को देखते हुए आप यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक आपकी यहाँ पे यूज होती है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी आपको यहाँ पे कंपोनेंट्स को अलग करना है सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू, तो सेंट्रीफ्यूगेशन आपका यहाँ पे साइज ऑफ पार्टिकल देखता है और साथ ही साथ डेंसिटी ऑफ पार्टिकल देखता है, ठीक है? तो यहाँ पे इस तरीके से हम यहाँ पे बेसिकली सेंट्रीफ्यूगेशन यूज कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे और भी आपको एप्लीकेशन दे रखी है। जैसे आपको पहली यहाँ पे दे रखी है कि यूज इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, ठीक है? तो यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे हम कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब भी आपका ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है वगैरह, तो उस केस में भी आपका यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक ही आप बेसिकली यहाँ पे यूज करते हो। फिर दूसरा आपको यहाँ पे दे रखा है अगर आपको बटर को अलग करना है क्रीम से तब आप यहाँ पे यूज करते हो। तीसरा आपके पास है वॉशिंग मशीन का एग्जाम्पल। आपने देखा कि जो आपका वॉशिंग मशीन का लास्ट स्टेप होता है यहाँ पे, जहाँ पे वो मतलब घुमाती है बहुत तेज, कपड़े यहाँ पे अंदर ही अंदर सूख जाते हैं जब थोड़े बहुत, ठीक है? तो वो आपके यहाँ पे कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पे जो पानी होता है ना कपड़ों के अंदर, तो उसको वो स्क्वीज कर रही है, मतलब यहाँ पे उसको निचोड़ रही है, ठीक है? तो उस वो पर्टिकुलर जो प्रोसेस है उसमें भी बेसिकली आपका यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक ही यहाँ पे यूज हो रहा है वॉशिंग मशीन में। तो ये तीन आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन है अलग से, जहाँ पे आप ये प्रोसेस और भी जगह पे आप यूज कर सकते हो, ठीक? अब आपको थर्ड वाले सब पार्ट में क्या बोल रखा है कि हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। अब देखो सबसे पहली चीज कि आपको पता होना चाहिए कि इमिसिबल होता क्या है। तो इमिसिबल आप ऐसे समझ लो कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है? ऐसे दो आपके यहाँ पे कंपोनेंट्स जो आपस में मिक्स नहीं हो सकते, दो आपके ऐसे लिक्विड जो अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं। तो इसका प्राइम एग्जांपल आपका यहाँ पे क्या होने वाला है? तो एक आपका यहाँ पे होता है वाटर और एक होता है आपका यहाँ पे ऑयल। अगर आप ऑयल को वाटर में मिलाओगे तो आप क्लियरली देखोगे कि वो यहाँ पे आप ऑयल को भी अपनी आंखों से देख पाओगे, ठीक है? कि वो ऊपर ही ऊपर तैर रहा है एक टाइप से, ठीक है? तो क्योंकि यहाँ पे वो अच्छे से मिक्स नहीं होते, ये सब क्या है आपके यहाँ पे ये इमिसिबल लिक्विड्स हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे आपसे यही पूछा जा रहा है कि इनको अगर आपको सेपरेट करना है तो आप कैसे इनको सेपरेट करोगे? तो वो आपको यहाँ पे जैसे एक्टिविटी में भी यहाँ पे आपको समझा रखा है, ठीक है? तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, यहाँ पे सेपरेटिंग फनल का यूज करोगे। तो नीचे आपको यहाँ पे डायग्राम भी दे रखा है, कुछ इस टाइप का आपका यहाँ पे सेपरेटिंग फनल होता है। तो ऊपर की तरफ आपका यहाँ पे आ जाएगा कैरोसिन ऑयल, ठीक है? कोई भी ऑयल जो बेसिकली है, और नीचे आपका यहाँ पे आ जाएगा वाटर, ठीक है? तो ये हमेशा याद रखना कि वाटर और ऑयल के लिए आप यहाँ पे क्या यूज करते हो, यहाँ पे सेपरेटिंग फनल यूज करते हो। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है वाटर ऑयल, ठीक है? आपको कैसे याद रखना है, टू इमिसिबल लिक्विड को अगर आपको सेपरेट करना है तो उस चीज में आप यहाँ पे सेपरेटिंग फनल यूज करोगे, ठीक है? अब हम यहाँ पे इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे यही देखा ऑयल और वाटर का। दूसरा हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि जब भी हमें यहाँ पे आयरन को उसके ओर से, ठीक है? जैसे हमें पता है कि यहाँ पे अलग अलग ओर होते हैं आयरन के, जैसे हमारा हेमेटाइट होता है, ठीक है? साइड्राइट होता है, ये सब हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो ओर्स होते हैं। तो इनके थ्रू अगर हमें यहाँ पे आयरन को अलग निकालना है तो वो भी हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे वो सेपरेटिंग फनल के थ्रू ही निकालेंगे। तो अब देखो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है यहाँ पे भी, कि जो आपका यहाँ पे लाइटर वाला पार्ट होगा ना वो आपका ऊपर चला जाएगा और जो आपका यहाँ पे थोड़ा डेंसर वाला पार्ट होगा वो आपका यहाँ पे नीचे चला जाएगा, ठीक है? तो ये चीज आपको बस यहाँ पे याद रख लेनी है। तो इसलिए आपको यहाँ पे देखो यहाँ पे भी दे रखा है द प्रिंसिपल इज दैट immiscible liquids separate out in layers depending on their densities, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे ज्यादा, कि यहाँ पे सेपरेटिंग फनल्स में भी अगर आप यहाँ पे सेपरेट कर रहे हो ना तो यहाँ पे भी जो आप प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो वो है आपकी यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स, ठीक है? तो इमिसिबल लिक्विड्स को कैसे अलग करोगे, वो आप यहाँ पे अलग कर सकते हो यहाँ पे अपना सेपरेटिंग फनल की हेल्प से। और सेपरेटिंग फनल आपका यहाँ पे किस किसके मतलब कौन सी प्रॉपर्टी या फिर कौन से प्रिंसिपल पे ऊपर बेस्ड होती है, तो वो आपकी यहाँ पे होती है डेंसिटीज के ऊपर, ठीक है? तो जो भी आप यहाँ पे लिक्विड को अलग कर रहे हो तो उनकी डेंसिटीज के ऊपर बेसिकली, ठीक है?
और यहाँ पे आपने देखा लेयर यहाँ पे क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे क्लियरली देखोगे तो ये एक टाइप से लेयर फॉर्म हो रही है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ऑयल है, इसके नीचे वाटर है, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतनी चीज आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। तो ये सब आपके यहाँ पे एग्जाम्पल्स के तौर पे, ठीक है, आपको यहाँ पे याद रखना है, इसको नोट बना के रख लो। यहाँ पे आपको टॉपिक दे रखा है, पर आपको पॉइंट्स बना के लिखना है, ठीक है, कि टू इमिसिबल लिक्विड को कैसे अलग करेंगे हम, सेपरेटिंग फनल से करेंगे। फिर उसके आप कुछ एग्जाम्पल्स लिख लो जो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन में भी दे रखा है, और वो किस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड काम करती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे डेंसिटी है, पिछले वाले में हमने सेंट्रिफिकेशन में देखा साइज भी होता है पार्टिकल का इंपॉर्टेंट, और डेंसिटी भी होती है, ठीक है। तो ये सब आपके यहाँ पे याद रख लेने हैं। नाउ इसी के बाद आपको यहाँ पे पूछ रखा है कि हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फोर, ठीक है। तो कैम्फोर बेसिकली आपका यहाँ पे क्या होता है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे कपूर, ठीक है। तो आपने कभी भी जैसे अगर आपने यहाँ पे पूजा वगैरह भी की तो उसमें आपने देखा होगा कि हम यहाँ पे कपूर को जो जलाते हैं तो उसी को बेसिकली उसका इंग्लिश वर्ड यहाँ पे क्या है, कपूर का, वो है आपका यहाँ पे कैम्फोर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये फर्स्ट चैप्टर में भी बेसिकली यहाँ पे देख रखा है वैसे तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है यहाँ पे, कि कैम्फोर चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पहले पढ़ा था यहाँ पे कि जब भी हम यहाँ पे सॉलिड से डायरेक्टली गैस स्टेट में जाते हैं, जहाँ बीच में हम लिक्विड स्टेट में नहीं जा रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। तो वही सेम चीज आपकी यहाँ पे भी हो रही है, कि जब भी आपसे बोला जाए यहाँ पे कि सॉल्ट को और कैम्फोर को अलग करना है, तो उस केस में आप यहाँ पे भी सब्लिमेशन आप यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे यूज करोगे, तो अब यहाँ पे होगा क्या, कि आप यहाँ पे हीट को दोगे, ठीक है, हीट एनर्जी आप यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे दोगे इनपुट, उसकी वजह से जो आपका यहाँ पे कैम्फोर है वो यहाँ पे जल के वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और अलग हो जाएगा, और सॉल्ट आपको यहाँ पे अलग से दिख जाएगा, ठीक है। तो सब्लिमेशन में आपको हमेशा याद रखना है कि आपको यहाँ पे हीट देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे भी देखोगे तो कैम्फोर चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग, सो टू सेपरेट सच मिक्सचर्स दैट कंटेन अ सब्लिमेबल वॉइटल कंपोनेंट, ठीक है। अब यहाँ पे सब्लिमेबल वॉइटल कंपोनेंट क्या है, यहाँ पे वॉलेटाइल बेसिकली, कि जो यहाँ पे सब्लिमेशन के थ्रू आप अलग कर पा रहे हो, ठीक है, वो हो गया आपका यहाँ पे ये फ्रॉम अ नॉन सब्लिमेशन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी, जैसे कि यहाँ पे आपका यहाँ पे सॉल्ट, ठीक है। तो the sublimation process is used. Some example of solid which sublime are ammonium chloride, नेप्थलीन और एथेसनी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसके ऊपर तो पहले भी बहुत बार क्वेश्चन आ ही चुका है, तो ये भी आपको पता ही होना चाहिए। और एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये तीनों दिए, तो तीनों ही बेसिकली आपको यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है। तो ये सब क्या आपके यहाँ पे एग्जाम्पल है। फिर नीचे आप यहाँ पे देखोगे तो ये सब आपको यहाँ पे डायग्राम दिए, तो इसके थ्रू आप यहाँ पे देख पाओगे, पर सिंपल सी चीज आपको यहाँ पे यही याद रखनी है, सब्लिमेशन में आप यहाँ पे हीट दोगे तब जाके आपका कपूर जो है यहाँ पे वेपर की फॉर्म में बाहर आ जाएगा और सॉल्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक। तो हमने यहाँ पे ये फर्स्ट चैप्टर में भी किया था। फिर आगे चलते हैं, तो आगे आपको दे रखा है कि इज द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर, ठीक है। आप आपसे यहाँ पे क्या पूछा है कि जो आपका यहाँ पे ब्लैक इंक होता है, तो उसमें बेसिकली आपको क्या सिंगल ही कलर आपको बेसिकली देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपसे बेसिकली यहाँ पे बस पूछा जा रहा है। तो डाई में आपका क्या सिर्फ ब्लैक इंक ही आपको एक सिंगल कलर आपको देखने को मिलता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या याद रख लेना है कि आपकी यहाँ पे जो टेक्निक यूज होगी तो वो आपकी यहाँ पे यूज होने वाली है क्रोमोटोग्राफी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से सुनना। तो हमने यहाँ पे जैसे अभी ऊपर भी देखा था कि इंक क्या आपका मिक्सचर है डाई और वाटर का, ठीक है। हमने यहाँ पे पहले भी देखा है, तो वाटर आपका यहाँ पे क्या था, सॉल्वेंट था, मतलब मैक्सिमम क्वांटिटी में आपका वाटर प्रेजेंट है इसलिए वो सॉल्वेंट है, हमने पिछले वीडियो में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। और आपका यहाँ पे जो डाई है वो यहाँ पे सॉल्यूट है, क्योंकि वो यहाँ पे उसकी क्वांटिटी यहाँ पे मिनिमम है, ठीक, मतलब कम है एज कम्पेयर टू वाटर। उसके बाद आगे आपको क्या दे रखा है कि डाई इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर कलर, द कलर्ड कॉम्पोनेंट दैट इज मोर सोल्यूबल इन वाटर राइजेस फास्टर, ठीक। अब देखो यहाँ पे यही चीज आपके यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो आपको पता होना चाहिए। पहला हमें पता चला कि इंक आपका यहाँ पे मिक्सचर होता है किसका, डाई का और वाटर का। फिर आपको यहाँ पे पता चला कि जो आपका यहाँ पे डाई होता है ना, वो एक कलर से नहीं बना होता है, वो एक से ज्यादा कलर से बना होता है, ठीक है, टू या फिर टू से ज्यादा, ये हमेशा याद रखना, ठीक। इसलिए हमने स्टार मार्क भी किया, इसको अलग से लिख भी लेना कि डाई आपका दो या दो से ज्यादा कलर से बना हुआ होता है। फिर तीसरी चीज कि आपको वो कलर सबसे ऊपर, बेसिकली आपको वो कलर आपको ज्यादा देखने को मिलता है जो यहाँ पे वाटर में इजीली सॉल्यूबल होता है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पे जैसे मान लो ब्लैक इंक आपको अगर दिख रही है, तो वो ब्लैक आपको इसलिए ही दिख रहा है क्योंकि वो ज्यादा सॉल्यूबल है वाटर में, और वो यहाँ पे तेजी से ऊपर आ जा रहा है, बस इतना फर्क है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो हमने यहाँ पे देखा कि हम यहाँ पे कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे क्रोमोटोग्राफी टेक्निक, ठीक है। तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज नोन एज क्रोमोटोग्राफी। क्रोमा इन ग्रीक मीन्स कलर। दिस टेक्निक was first used for separation of colors, so this name was given. Chromatography is the technique used for separation of those solutes that dissolve in the same solvent.
अब हमने यहाँ पे देखा था कि डाई आपका 2 या 2 से ज़्यादा कलर से बना हुआ होता है। अगर आपको यहाँ पे कलर से रिलेटेड कुछ भी आता है, तो उस केस में आप यहाँ पे कौन सी टेक्निक यूज़ करोगे? तो आप यहाँ पे यूज़ करोगे क्रोमैटोग्राफी, ठीक है? अब हमेशा यहाँ पे ये मत याद रखना कि सिर्फ़ और सिर्फ़ कलर के केस में ही आप यहाँ पे क्रोमैटोग्राफी यूज़ करोगे, तो ऐसा भी नहीं है। अभी आपको यहाँ पे एप्लीकेशन में भी दिख रहा होगा, ठीक है, कुछ-कुछ चीज़ें। तो आपको जो यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे धीरे-धीरे ना हर टेक्निक के बेसिकली यहाँ पे इवॉल्व होती रहती हैं, ठीक है? तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पर अब मेन चीज़ आपको यहाँ पे यही याद रखनी है कि इसका जो नाम भी है बेसिकली वो यहाँ पे कलर की वजह से ही यहाँ पे पड़ा है। तो कलर कंपोनेंट जब भी आपको बोला जाए सेपरेट करने के लिए, तो आप यहाँ पे यूज़ करोगे क्रोमैटोग्राफी को, ठीक? अब यहाँ पे अगर आप एप्लीकेशन में देखो, तो अभी हमने यहाँ पे देखा था कलर्स इन अ डाई, ठीक है? तो यहाँ पे तो वही आपका एग्जांपल के तौर पे समझाया गया है। फिर पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर, अब जो आपके नेचुरल कलर है वहां पे उसमें कौन से पिगमेंट मिले हुए हैं, आप कैसे सेपरेट करोगे? तो आप क्रोमोटोग्राफी मेथड आप यहाँ पे यूज करोगे। फिर अगर आपको ब्लड में से ड्रग्स को अलग करना है, अगर आपको जैसे मान लो आप टेस्ट कर रहे हो कि इस ब्लड में ड्रग्स है या फिर नहीं है, तो उस केस में भी आप यहाँ पे क्रोमोटोग्राफी ही मेथड यूज करने वाले हो, ठीक है? तो हमेशा याद रखना कि ब्लड से अगर आपको ड्रग्स को निकालना है या फिर फाइंड आउट करना है बेसिकली कि ड्रग्स है या नहीं है ब्लड में, तो उस केस में भी आप यहाँ पे क्रोमोटोग्राफी मेथड यूज करोगे। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसेबल लिक्विड्स, ठीक है? अब यहाँ पे इमिसेबल नहीं है, इमिसेबल के लिए हमने यहाँ पे देखा था सेपरेटिंग फनल यूज करते हैं, पर यहाँ पे ये है मिसेबल। मिसेबल मतलब हो गया यहाँ पे कि होमोजीनियस सॉर्ट ऑफ, ठीक है? कि यहाँ पे दोनों जो लिक्विड है यहाँ पे वो अच्छे से मिक्स हो जा रहे हैं, ठीक? अब यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, यहाँ पे आप क्या यूज करने वाले हो? तो आप यहाँ पे यूज करने वाले हो डिस्टिलेशन, ये याद रखना, ठीक है? तो यहाँ पे इमिसेबल के लिए आप यूज करोगे सेपरेटिंग फनल, और मिसेबल के लिए आप यहाँ पे यूज करोगे डिस्टिलेशन मेथड, ठीक? अब यहाँ पे देखो, ये है आपका सिंपल डिस्टिलेशन मेथड जो आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे साथ ही साथ आपके और भी टाइप के यहाँ पे डिस्टिलेशन होते हैं, जैसे आपको यहाँ पे इसमें देखने को मिल रहा होगा, ये है आपका यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है? अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आपने देखा ये जो आपका यहाँ पे ट्यूब है अलग से, ये एक एक्स्ट्रा चीज है जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बोलते हैं, ठीक है? तो यही आपका एक एक्स्ट्रा था जो यहाँ पे सिंपल डिस्टिलेशन से अलग है। तो हमेशा याद रखना कि आपके ये दोनों मेथड थोड़े अलग है, एक सिंपल डिस्टिलेशन है, एक आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। अब हम यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक? अब देखो यहाँ पे इस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन, इट इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसेबल लिक्विड दैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। अगर आपसे यहाँ पे कभी भी ऐसे दो मैथ आपको लिक्विड दिए जाएं जो मिसेबल है, पहली चीज, दूसरी चीज कि उनके बीच में ना जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो अच्छा खासा है, ठीक है? तो उस केस में आप यहाँ पे सिंपल डिस्टिलेशन यूज करोगे। तो जहां जहां आपको सिर्फ डिस्टिलेशन दिखा हुआ मिल रहा है ना, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सिंपल सिंपल डिस्टिलेशन की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि जब भी आपको दो मिसेबल लिक्विड दिए जाए, साथ ही साथ उनके बॉइलिंग पॉइंट में अच्छा खासा डिफरेंस हो, तो उस केस में आप यहाँ पे सिंपल डिस्टिलेशन मेथड आप यहाँ पे यूज करोगे, ठीक है? पहली चीज। फिर अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में, मैंने आपको बेसिकली बस बताया था। तो ये मेथड आप यहाँ पे कहाँ पे यूज करोगे? तो आप ऐसी जगह यूज करोगे जहाँ पे दो मिसेबल लिक्विड दिए हैं, पर उनकी जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है ना वो बहुत ज्यादा नहीं है, 25 केल्विन के नीचे ही है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसेबल लिक्विड फॉर विच द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन, ठीक है? के है आपका यहाँ पे केल्विन। तो fractional distillation process is used for example separation of different gases from air, different fractions from petroleum products, ठीक है? तो यहाँ पे ये सब क्या आपके एग्जाम्पल है, ठीक? तो आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि आपके पास दो टाइप के डिस्टिलेशन मेथड है, एक है सिंपल, एक है फ्रैक्शनल। सिंपल वाले में कब आप यूज करोगे, देखो दोनों आप यहाँ पे बेसिकली यूज करने वाले हो मिसेबल लिक्विड्स के लिए, ठीक है? तो ये तो आपका हो गया कॉमन पॉइंट। अब आप यहाँ पे कैसे पता करोगे डिफरेंस इन दोनों के बीच में, वो है आपका यहाँ पे कि दो लिक्विड जो यहाँ पे मिसेबल दिए हुए हैं, अगर उसमें उन दोनों के बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है बहुत ज्यादा है, तो उस केस में आप यहाँ पे यूज करोगे सिंपल डिस्टिलेशन। पर वो अगर 25 केल्विन से कम है, तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप यहाँ पे यूज करोगे, ठीक है? तो याद रखना बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे एज अ प्रॉपर्टी काम कर रही है, ठीक है? तो हर एक प्रोसेस की, हर एक आपके यहाँ पे सेपरेटिंग मेथड की आपकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है? तो ये भी आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। फिर आगे आपको क्या दे रखा है कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज फिटेड इन बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड द कंडेंसेटर, ठीक है? तो यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे कि यही आपका क्या है, यहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है बेसिकली, और यही आपका एक अलग से चीज यहाँ पे ऐड की गई है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, ठीक? तो ये डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट में आपको यहाँ पे देख रहा होगा, यहाँ पे आपको दे रखा है कि हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, ठीक है? अब देखो यहाँ पे अगर हमने अभी हमने यहाँ पे देखा था
कि आपको दे रखा था एग्जाम्पल में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के, कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। अब यहाँ पे आपको टॉपिक ही यही दे दिया यहाँ पे कि कैसे आप यहाँ पे गैस को अलग कर सकते हो एयर से। तो आप कौन सी टेक्निक है बेसिकली आप यहाँ पे यूज करने वाले हो, तो वो आपके यहाँ पे होने वाली है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में ही ये सेम चीज यहाँ पे दे रखी थी। अब देखो आपको यहाँ पे एक एयर दे रखी है, एयर को आप कंप्रेस कर रहे हो, कूल कर रहे हो। कैसे कंप्रेस और कूल कर रहे हो? यहाँ पे प्रेशर को इंक्रीज करके और टेम्परेचर को डिक्रीज करके। अगर देखो आप अब ये जो कंडीशन है ना यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पे याद हो, ठीक है, यहाँ पे पहले मैं लिख दे रहा हूँ, तो ये आपकी जो कंडीशन है बेसिकली, तो ये कंडीशन किसकी थी यहाँ पे? वो थी आपकी यहाँ पे लिक्विफाई करने की गैस को। ठीक है, तो यहाँ पे लिक्विफाई करने की किसको? यहाँ पे गैस को लिक्विफाई करने की यहाँ पे ये कंडीशन थी। हमने यहाँ पे ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा है। ठीक है, तो चैप्टर 1 में हमने यहाँ पे ये पढ़ रखी है। और जो अब मैंने आपको यहाँ पे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्लस पीवाईक्यूज कराए थे यहाँ पे लेक्चर नंबर 3 में, तो हमने यहाँ पे अच्छे से पढ़ा था, देखा था कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछे गए थे इस चीज से, सेम चीज से रिलेटेड। साथ ही साथ एनसीईआरटी में भी अलग से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखोगे आप यहाँ पे कि कैसे ये आपस में चैप्टर्स इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग से पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक चैप्टर पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खासकर 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी तो आपको यहाँ पे मस्ट अच्छे से पता होना चाहिए। फिर आपको यहाँ पे क्लियरली इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि लिक्विफाई हो जाएगी गैस, तो लिक्विड एयर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब उसके बाद आपको दे रखा है कि अलाउ टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। अब यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम यहाँ पे आपका यूज होता है जहाँ पे ये आपकी यहाँ पे वार्म होती है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या दे रखा है कि गैस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स। अब यहाँ पे डिफरेंट हाइट्स में आपके यहाँ पे जो अलग अलग गैसेज होंगी वो यहाँ पे सेपरेट होती जाएंगी, और जो आपको यहाँ पे गैस चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका एक फ्लो चार्ट था। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था, क्योंकि यहाँ पे तो आपको एग्जाम्पल में ही दे दिया, तो ये तो आपके लिए ईजी हो गया। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट था वो था यहाँ पे कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे लिक्विफाई कैसे करते हैं गैस को, तो वो आप करते हो टेम्परेचर को डिक्रीज करके और प्रेशर को इंक्रीज करके। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। फिर आगे हम चलते हैं, तो आगे आपको क्या देखने को मिल रहा है? देखो यहाँ पे भी वही सेम चीज दी है, तो हम यहाँ पे वापस नहीं देख रहा हूँ, यहाँ पे आप क्लियरली पढ़ सकते हो कि एयर को कंप्रेस करोगे, इंक्रीज करोगे प्रेशर, फिर आप कूल करोगे, डिक्रीज करोगे टेम्परेचर, ये सब। ठीक है, लिक्विफाई कर लोगे आप यहाँ पे एयर को। और लिक्विड एयर इज अलाउड टू वार्म अप स्लोली इन अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। गैस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट। अब हमने यहाँ पे ये सब बेसिकली यहाँ पे फ्लो चार्ट में पढ़ा ही था। ठीक है, अब उसके बाद आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हम लोग अगली वीडियो में जहाँ पे मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्लस पीवाईक्यू जो इस पर्टिकुलर चैप्टर से यहाँ पे आए हैं उनको जब हम कवर करेंगे, तो जितने भी आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए अलग से, वो सब हम यहाँ पे अच्छे से कवर कर लेंगे। क्योंकि आपके एनसीईआरटी से डायरेक्ट जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एनसीईआरटी में, वो भी आपको यहाँ पे कई एग्जाम से पूछे गए हैं। ठीक है, तो सब अच्छे से हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो अभी के लिए हम यहाँ पे आगे चलते हैं, अपना थ्योरी पार्ट कंप्लीट करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो आगे आपको यहाँ पे टॉपिक पे दे रखा है कि हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। ठीक है, तो आप यहाँ पे कैसे कॉपर सल्फेट जो आपके यहाँ पे प्योर फॉर्म में है उसको कैसे आप यहाँ पे सेपरेट कर सकते हो इम्प्योर सैंपल से, आपसे यहाँ पे ये बोला जा रहा है। तो यहाँ पे आप यूज करोगे क्रिस्टलाइजेशन मेथड को। ठीक है, तो यहाँ पे आप कब यहाँ पे ये मेथड यूज करते हो? जब आपको यहाँ पे प्यूरिफाई करना हो सॉलिड्स को। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना कि जब भी आपको प्यूरिफाई करना है सॉलिड्स को, तो आप हमेशा यहाँ पे क्या यूज करोगे? क्रिस्टलाइजेशन मेथड आप हमेशा यहाँ पे यूज करने वाले हो। फिर साथ ही साथ यहाँ पे सबसे बड़ा आपका एग्जांपल होगा, जैसे सॉल्ट है आपका यहाँ पे जब पानी में होता है, ठीक है, सी वाटर में बेसिकली यहाँ पे, क्योंकि सी वाटर आपका ज्यादा सेलाइन होता है, तो उसके थ्रू आप यहाँ पे सॉल्ट को निकालते हो यहाँ पे इवेपोरेशन के मेथड से। तो वहां पे आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा आपके यहाँ पे इम्प्योरिटीज भी आपको देखने को मिलती है। तो उन इम्प्योरिटीज को आप कैसे अलग करते हो? तो आप वही उस इम्प्योरिटीज को बेसिकली आप अलग किससे कर पाते हो? तो वो आप यहाँ पे कर पाते हो क्रिस्टलाइजेशन मेथड के हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सॉल्ट है यहाँ पे जो आप सी वाटर से निकाल रहे हो, तो उसमें भी आपकी यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन मेथड आपका यहाँ पे यूज हो रहा है, जो आपकी इम्प्योरिटीज उसमें आ रही हैं उनको सेपरेट करने के लिए, उनको अलग करने के लिए। फिर आगे आपको क्या दे रखा है कि क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट सेपरेट अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम अ सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे यही सेम चीज जो अभी मैंने आपको बताई। फिर क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज बेटर देन सिंपल इवेपोरेशन टेक्निक। अब यहाँ पे वो कैसे आपकी यहाँ पे इवेपोरेशन टेक्निक से अच्छी है, ये आपको यहाँ पे नीचे दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा याद रखना कि यहाँ पे आपकी क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक आपकी अच्छी होती है इवेपोरेशन टेक्निक से, जो कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट ही दे रखी है। ठीक है, स्टैटिक पार्ट ही आपको यहाँ पे दे रखा है, ये भी आपको एज एन स्टेटमेंट कहीं पे पूछी जा सकती है। ठीक है, अब ये कैसे है, ये आपको ये 1 2 वाले जो आपको मैंने पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे आपको दे रखा है कि सम सॉलिड डिकम्पोज और सम लाइक शुगर मे गेट चेयर्ड बाय हीटिंग
टू ड्राइनेस, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे पहला कंडीशन क्या होता है यहाँ पे, कि यहाँ पे कुछ सॉलिड आपके ऐसे होते हैं जो यहाँ पे डिकम्पोज हो जाते हैं, पर कुछ सॉलिड आपके जैसे शुगर है यहाँ पे वो ऐसे होते हैं कि वो हीटिंग पे बेसिकली यहाँ पे ड्राइनेस के साथ आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, जहाँ पे आपका इवेपोरेशन टेक्निक यहाँ पे बेसिकली आप यहाँ पे यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है, शुगर के केस में, ठीक। फिर नेक्स्ट आपसे क्या बोल रहा है कि सम impurities में रिमेन डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन ऑन इवेपोरेशन दीज कंटेमिनेट दिस सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है कि कुछ आपकी यहाँ पे ऐसी इम्प्योरिटीज होती है जो आप यहाँ पे फिल्ट्रेशन मेथड यूज करने के बाद भी उनको सेपरेट नहीं कर पाते हो। क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होंगे बहुत ज्यादा छोटे होंगे। तो जो आप यहाँ पे फिल्टर पेपर यूज करो फिल्ट्रेशन करने के लिए, तो वो उसके थ्रू मतलब उसके अंदर से ही पास हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे ऊपर हमने पढ़ा था, जब हमने यहाँ पे मिल्क और क्रीम वाला एग्जाम्पल देखा था, तो उसमें ही आपको यहाँ पे क्लियरली दे रखा है कि अगर आपके यहाँ पे सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं अगर वो बहुत ज्यादा ही छोटे हैं, तो उस केस में आपका फिल्ट्रेशन मेथड यूज नहीं होता है, ठीक है। आप यहाँ पे वो आप अगर यूज भी कर रहे हो तो आप सेपरेट नहीं कर पाओगे कंपोनेंट्स को अलग अलग, ठीक है। तो यही सेम चीज आपको यहाँ पे दे रखी है कि कुछ आपकी यहाँ पे इम्प्योरिटीज ऐसी भी होती है कि वहां पे आप फिल्ट्रेशन मेथड यूज नहीं कर पाते हो, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स होंगे बहुत ज्यादा ही छोटे होंगे, इसलिए आप यहाँ पे यूज नहीं कर पा रहे हो। इसी की वजह से आपको क्या देखने को मिलता है कि इवेपोरेशन में जो आपका यहाँ पे सॉलिड होता है ना, वो इनको यहाँ पे कंटेमिनेट कर देती है, ठीक है। मतलब उसको यहाँ पे थोड़ा आप ऐसे समझ लो कि खराब कर देती है, आप इस तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं एप्लीकेशंस की। तो आपको एप्लीकेशन में दिख रहा होगा, पहली चीज तो यहाँ पे यही है कि प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट डेट वी गेट फ्रॉम सी वाटर, ठीक है। आपको एग्जाम्पल ही यहाँ पे इससे ही समझाया गया था, तो यही आपका एप्लीकेशन भी हो जाएगा। दूसरा चीज यहाँ पे आपको दे रखा है कि सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एल्यूम फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप एल्यूम के आपकी जो क्रिस्टल्स है अगर आपको उनको सेपरेट करना है इम्प्योर सैंपल से, तब भी आप यहाँ पे कौन सा आप टेक्निक यूज करते हो, तो क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक यूज करते हो। और एक आपको यहाँ पे ऊपर यहाँ पे भी दे रखा है, कॉपर सल्फेट को कैसे आप यहाँ पे अलग करोगे इम्प्योर सैंपल से, तो उस केस में भी आप यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक आप यहाँ पे यूज करोगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे ये बस एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे कि सिटीज में आपके पास जो ड्रिंकिंग वाटर होता है वो आपके यहाँ पे वाटर वर्क से सप्लाई होता है, ठीक है। और वाटर वर्क्स का आपको यहाँ पे नीचे ये डायग्राम आपको यहाँ पे दे रखा है कि किस टाइप से आपका ये वर्क करता है, ठीक है। तो एक आपका यहाँ पे जैसे सेडिमेंटेशन टैंक है, लोडिंग टैंक है, फिल्ट्रेशन टैंक होता है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे क्लोरोनाइजेशन आपका बेसिकली होता है बैक्टीरिया को यहाँ पे किल करने के लिए। उसके बाद आपके पास यहाँ पे घर में वो पानी आता है, ठीक है। तो ये सब आपका कहाँ से आता है, रिजर्वायर के बाद ये सब टेक्निक आपकी यहाँ पे यूज होती है, ठीक। तो ये सब आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो कि किससे किसके बाद जाता है, फिर उसके बाद किस में जाता है, उसके बाद किस में जाता है करके, ठीक है। तो ये सब भी आप नोट डाउन कर लेना। नाउ हम यहाँ पे अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे होने वाला है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो अभी तक हमने यहाँ पे एक टॉपिक कवर किया है जिसके अंदर आपके यहाँ पे ये सारे आपके सब टॉपिक्स थे, जहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट सेपरेटिंग मेथड्स हमने यहाँ पे देखे, ठीक है। तो ये सब आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और ये जो थर्ड टॉपिक अभी हमने किया था, ये इसी से आपको सबसे ज्यादा एग्जाम्पल्स आप बोल लो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको इसी पर्टिकुलर टॉपिक से इस चैप्टर के अंदर आपको यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फिजिकल केमिकल चेंजेस की, तो हमने यहाँ पे पिछले चैप्टर में पढ़ रखी थी, ये सारे एग्जांपल्स हमने यहाँ पे पढ़े थे कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फ्लूइडिटी क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है वगैरह। तो ये सब आपके यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ये सब, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या दे रखा है कि द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज द चेंजेस अकर विदाउट अ चेंज इन कॉम्पोजिशन एंड नो चेंज इन द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस। अब यहाँ पे इसका कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो आपका यहाँ पे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स होता है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे आप जब यहाँ पे कन्वर्ट करते हो मैटर को, तो ये भी आपका एक फिजिकल चेंज है, ये केमिकल चेंज नहीं है, ये आपका एक फिजिकल चेंज है। क्योंकि यहाँ पे केमिकली बेसिकली यहाँ पे जो केमिकल नेचर है ना उस पर्टिकुलर मैटर का, वो यहाँ पे उसमें कुछ चेंज नहीं आ रहा है, बस फिजिकल नेचर में चेंज आ रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास आइस है, आपने यहाँ पे उसको हीट देके मेल्ट कर दिया, वाटर बन गया। तो यहाँ पे आपने देखा वो आइस से वाटर बना है, तो यहाँ पे उसके फिजिकल चेंज आपका यहाँ पे आया है, फिजिकल नेचर में बस चेंज आया है। पर केमिकली तो यहाँ पे वो सेम ही चीज है अभी भी, है ना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देखोगे कि ऐसी कोई भी चीज आपके ऐसे कोई भी आपके यहाँ पे आप बोल लो रिएक्शंस बोल लो या फिर ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि आप यहाँ पे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हो, और अगर वो आप वापस से कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आइस से वाटर बना है, वाटर से आप वापस आइस बना सकते हो अभी भी, है ना। तो इस चीज को आप यहाँ पे फिजिकल चेंज में आप यहाँ पे काउंट कर लोगे, ठीक है। अब केमिकल चेंज में आपका कैसा हो गया, जैसे मान लो आपने यहाँ पे खाना बनाया, अब खाना बनाने के बाद आपको लगा कि अरे नहीं यार मुझे इतना नहीं बनाना चाहिए था,
तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि वो वापस से आपका जो खाना है यहाँ पे वो वापस से जो पहले वाली स्टेट थी, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास आलू थे, ठीक है? तो आपने आलू काट के फिर कुछ उससे बना दिया, ठीक है? खाना बना दिया। पर आपने यहाँ पे वो सारे आलू नहीं खाए। तो अब ऐसा तो होगा नहीं जो बचे हुए आलू हैं वो खुद मिक्स होके मतलब खुद मिलके वो एक अलग आलू बना लेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। क्योंकि अब तो वो कट चुके हैं ना, वो वापस से वो जुड़ने वाला तो है नहीं। वो वापस से वही सेम चीज़ जो पहले था, अब वो वहाँ पे नहीं बनेगा। तो उस चीज़ को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, तब हम बोलते हैं यहाँ पे वो केमिकल चेंज हुआ है, ठीक है? पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फिजिकल चेंज में कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो, यहाँ पे उसके केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, बस फिजिकल नेचर में चेंज हो रहा है। और उसमें भी आप यहाँ पे याद रखो कि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट कर रहे हो, तो उस दूसरे स्टेट से आप वापस से अपने पिछले स्टेट में वापस भी आ सकते हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। तो यहाँ पे आगे आपको क्या दे रखा है कि आइस, वाटर, वाटर वेपर ऑल लुक डिफरेंट एंड डिस्प्ले डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, दे आर केमिकली द सेम। ठीक है, तो यहाँ पे वही सेम सेम चीज जो मैंने आपको बताई कि पानी और आइस अगर आप ले रहे हो एग्जांपल के तौर पे, तो यहाँ पे बस फिजिकल नेचर में उनके यहाँ पे चेंज हो रहा है, पर केमिकली तो अभी भी वो यहाँ पे सेम ही चीज है। ठीक है, फिर आगे आपको क्या दे रखा है कि बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड बट देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे वाटर और कुकिंग ऑयल बेसिकली दोनों ही अलग चीज होती है। अगर आप यहाँ पे वाटर ले लो या कोई भी ऑयल ले लो, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग रहेंगी। ठीक है, भले यहाँ पे वो फिजिकली सेम हो, पर केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे अलग है। फिजिकली सेम कैसे, क्योंकि दोनों ही यहाँ पे लिक्विड है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये दोनों ही फिजिकली तो सेम है, पर केमिकली प्रॉपर्टीज जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे इनकी डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे यही आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया गया है। फिर आगे आपको क्या बोल रहा है कि दे डिफर इन ऑर्डर। ऑर्डर हो गया बेसिकली आपके यहाँ पे जो आप स्मेल कर रहे हो। ठीक है, वाटर ले लो और एक तरफ ऑयल ले लो। अगर मान लो आप एग्जांपल के तौर पे अगर ले रहे हो, तो कैरोसिन ऑयल अगर आप लेते हो और वाटर लेते हो, तो आपको क्लियरली दिखेगा कि दोनों की स्मेल अलग है। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे कैरोसिन से तो आपको ज्यादा खतरनाक स्मेल आएगी एज कम्पेयर टू अगर वाटर की बात करो। अगर वाटर बहुत पुराना रखा हुआ नहीं है, तो आपको ऐसा कोई स्मेल भी नहीं आएगी। पर यहाँ पे केरोसिन ऑयल को अगर आप स्मेल करोगे, तो आपको अच्छी खासी स्मेल आपको यहाँ पे क्लियरली आएगी। ठीक है, फिर साथ ही साथ यहाँ पे कि ये इनफेमेबल है। ठीक है, मतलब यहाँ पे इनफ्लेमेबल मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे जो आप अगर ऑयल की बात करते हो, तो ऑयल के थ्रू यहाँ पे आग लग सकती है। वहीं पे पानी बेसिकली आप यहाँ पे यूज करते हो यहाँ पे आग को बुझाने के लिए। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में नीचे भी दे रखा है कि ऑयल बर्न्स इन एयर, वाटर एक्सटिंग्विशेस फायर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे याद रखना है कि बर्निंग आपका एक केमिकल चेंज है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे अब आपके पास ऑयल है। ठीक है, आपने ऑयल को बर्न कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे वो बर्न करने के बाद वो वेपर के तौर पे हट गया, पूरा यहाँ पे गायब हो गया ऑयल। अब ऐसा तो होगा नहीं कि वो जो वेपर गया वो वापस से आपका कन्वर्ट हो जाएगा वापस ऑयल में पिछले स्टेट में। तो अब ऐसा तो होने नहीं वाला, तो इसलिए आपको यहाँ पे याद रखना कि बर्निंग आपका केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज वो सब चेंज होते हैं आपके जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर एक बार हो गए, तो वो पिछले स्टेट में वापस नहीं आ सकते हैं। ठीक है, वही फिजिकल चेंज आपका ऐसा होता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट होने के बाद भी आपका जो नया स्टेट आया, वो वापस से अपने पिछले स्टेट में भी जा सकता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे आइस और वाटर का एग्जांपल लेके समझाया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, during this process, one substance react with another to undergo a change in chemical composition. Chemical change brings change in the chemical properties of matter and we get new substance. A chemical change is also called chemical reaction. ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो आपका केमिकली जो आप चेंज हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि केमिकल चेंज हो रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है कि आपको न्यू सब्सटेंस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, केमिकल जब आप यहाँ पे केमिकल चेंज जब भी यहाँ पे होता है, तो आपको एक अलग ही सब्सटेंस बेसिकली यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, पर फिजिकल में ऐसा नहीं होता, ये भी याद रखना। उसके बाद आपको बोल रहा है कि ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कैंडल बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। अब देखो यहाँ पे हम जब बात करते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज कैसे आपके यहाँ पे टेक प्लेस कर रही है, तो देखो केमिकल चेंज अगर आपने यहाँ पे देखा हो कि जो आपकी यहाँ पे कैंडल होती है, ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ पे जो ऊपर जो रोप सी निकली होती है जिसको आप यहाँ पे जलाते हो वो, और ये आपका यहाँ पे क्या होता है, ये होता है आपका वैक्स, है ना। अब यहाँ पे जब आप जला रहे हो, ठीक है, ये आपके यहाँ पे जल रही है, तो जब आप रोप को जो जला रहे हो, जो इसमें पड़ी है यहाँ पे रस्सी जो अगर आप उसको जला रहे हो, तो वो तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा यहाँ पे केमिकल चेंज। क्योंकि अब एक बार जलने के बाद वो रस्सी वापस तो बन नहीं जाएगी, है ना। तो ये चीज तो आपको क्लियरली समझ में आ रही है कि जो चीज वापस नहीं आ सकती वो सब आपके यहाँ पे क्या होता है, वो सब आपके यहाँ पे केमिकल चेंज होते हैं। अब यहाँ पे आपने वैक्स बनाया, ठीक है, अब मान लो आप एक ही जगह रख के सब बना रहे हो, तो वो जो वैक्स है आपका यहाँ पे वो नीचे ही गिरता रहता है ना, वो धीरे धीरे यहाँ पे बेसिकली कम होता रहता है और नीचे जमीन पे यहाँ पे गिरता रहता है। तो उसको आप यहाँ पे वापस भी यूज कर सकते हो।
तो इसलिए आपका ये वाला जो पोर्शन होगा ये आपका यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जा रही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपको याद रखना है कि बर्निंग ऑफ कैंडल में आपका यहाँ पे फिजिकल भी है और केमिकल चेंज भी है, ठीक है, तो दोनों ही है। ठीक। अब देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, ये अब अपने नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। अब अपने पास यहाँ पे आ जाते हैं अगला टॉपिक, जो कि है हमारे पास यहाँ पे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंसेस के क्या टाइप होते हैं हम वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं केमिकल कॉम्पोजिशन को देखते हुए, तो आप यहाँ पे डिवाइड करते हो एलिमेंट्स और कंपाउंड में, ठीक है। तो प्योर जो आपके सब्सटेंसेस होते हैं, अगर हम यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करते हैं केमिकल कॉम्पोजिशन के हिसाब से, तो प्योर सब्सटेंसेस आपके यहाँ पे दो चीजों में डिवाइड होते हैं। एक आपका होता है एलिमेंट, दूसरा आपका होता है यहाँ पे कंपाउंड। तो पहला आपको यहाँ पे दे रखा है एलिमेंट। अब एलिमेंट आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे कर लेना कि सबसे पहला आपको यहाँ पे पॉइंट दिखेगा कि रॉबर्ट बाउल was the first scientist to use the term element in 1661, ठीक है। अब आपसे यहाँ पे डायरेक्ट स्टेटमेंट में भी ऐसा पूछा जा सकता है कि किसने यहाँ पे एलिमेंट की टर्मिनोलॉजी यहाँ पे दी थी, ठीक है, किसने यहाँ पे सबसे पहले एलिमेंट टर्म यहाँ पे यूज किया था। तो वो कौन थे यहाँ पे, वो थे यहाँ पे रॉबर्ट बॉयल, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी है और ईयर याद रख लेना 1661। फिर नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आ जाता है एंटोनी लॉरेंट लवोइजर। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे ये पहले हैं जिन्होंने स्टैब्लिश किया था एक्सपेरिमेंटली, डेफिनेशन दी थी बेसिकली यहाँ पे एलिमेंट की एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है। तो एंटोनी लोवाइजर ने बेसिकली यहाँ पे स्टैब्लिश किया था, क्या एक्सपेरिमेंट किया था बेसिकली यहाँ पे, और उसके थ्रू यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन दी थी कि एलिमेंट होते क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको थर्ड पॉइंट में दिखेगा यहाँ पे कि एलिमेंट एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन। तो आपके एलिमेंट क्या होते हैं आपके, कि आपके एलिमेंट आपके वो सारे बस बेसिकली आपके कंपोनेंट्स आपके ऐसे एलिमेंट्स होते हैं यहाँ पे जिनको आप और ज्यादा तोड़ नहीं सकते केमिकल रिएक्शंस करके, ठीक है, केमिकल चेंज करके आप यहाँ पे उनको और ज्यादा तोड़ नहीं सकते। सिंपलर सब्सटेंस बेसिकली क्या हो गया कि आपके पास एक कंपाउंड है, उसको आप और ज्यादा तोड़ नहीं पा रहे हो, ठीक है। अगर आप उसको तोड़ ला रहे हो तो उसमें आप यहाँ पे बोल सकते हो कि आपको सिंपलर सब्सटेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या दे रखे हैं कि एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। तो ये वाले आपको जो दिख रहा है ना, ये आपको अच्छे से पता चलेगा जब हम यहाँ पे पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर करेंगे, तो आपको और अच्छे से यहाँ पे ये चीजों के बारे में पता चलेगा। पर अभी आपको जो दे रखा है बस आपको उतनी चीज फोकस करनी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि एलिमेंट्स आपके यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, मेटल्स होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं और नॉन मेटल होते हैं। अब मेटल आपके यहाँ पे क्या होता है, कैसे आप पहचानोगे कि ये आपके मेटल है या फिर नहीं है। तो पहला यहाँ पे उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत ज्यादा शाइन करते हैं, ठीक है। तो शाइन को ही हम यहाँ पे लस्ट्रस बोलते हैं, ठीक है। ऐसा कोई भी मेटल जो आपका ऐसा कोई भी एलिमेंट, ठीक है, तो ऐसा कोई भी एलिमेंट जो आपका यहाँ पे लस्टर कर रहा है, मतलब यहाँ पे शाइन कर रहा है, तो वो आपका यहाँ पे क्या होगा, वो एक मेटल होगा, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज की आपको देखने को मिलेगा, जितने भी आपके यहाँ पे मेटल होते हैं वो ज्यादातर आपके यहाँ पे सिल्वरी ग्रे कलर या फिर गोल्डन येलो कलर को आपके यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आपको आई होप की समझ में आ गए हो। तीसरा यहाँ पे जो मेटल्स आपके होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के भी, साथ ही साथ हीट के भी, ठीक है। तीसरा आपका यहाँ पे चौथा पॉइंट बेसिकली आपका हो गया यहाँ पे कि ये डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे इनकी हेल्प से आप वायर्स वगैरह प्रोड्यूस कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज के साथ ये चीज भी याद रखना कि डक्टाइल मतलब यहाँ पे क्या होगा कि आप यहाँ पे वायर्स वगैरह भी आप यहाँ पे बना सकते हो। फिर मेएबल मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि आप यहाँ पे थिन शीट्स वगैरह आप यहाँ पे बना सकते हो इनके हेल्प से, ठीक है। तो हमने ऊपर पढ़ा यहाँ पे कि लस्ट्रस होते हैं, शाइन करते हैं बहुत ज्यादा, मेएबल होते हैं मतलब यहाँ पे कि हम इनके थ्रू शीट्स बना सकते हैं, थिन शीट्स। डक्टाइल होते हैं मतलब यहाँ पे इनकी हेल्प से हम यहाँ पे वायर्स बना सकते हैं। फिर हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। और यहाँ पे कलर आपको याद रखना है तो आप याद रख सकते हो गोल्डन येलो कलर और सिल्वरी ग्रे कलर, ठीक है। अब इसके अलावा एक और की प्रॉपर्टी होती है, वो होती है यहाँ पे सोनरस। सोनरस मतलब होता है कि आपको यहाँ पे इनके थ्रू साउंड भी आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। जब भी आप इन पे मारोगे या कुछ करोगे तो इनके थ्रू यहाँ पे साउंड भी इनसे निकलता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दे रखे हैं, एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो एग्जाम्पल में हो गया जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा, ये सब आपके क्या हो गए यहाँ पे एग्जाम्पल हो गए। अब जो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पे मरकरी का एग्जाम्पल, ठीक है। तो मरकरी आपका इकलौता ऐसा मेटल होता है जो रूम टेम्परेचर पे, एक लौता ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे यहाँ पे लिक्विड के फॉर्म में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे मरकरी आपका एक इकलौता ऐसा मेटल होता है जो यहाँ पे रूम टेम्परेचर में आपको यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
फिर आगे आपको यहाँ पे नॉन मेटल दे रखे हैं, तो देखो नॉन मेटल की अगर हम बात करते हैं तो ऊपर वाली जो आपको चार प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिली थी, लस्ट्रस, डक्टाइल, मेबल, सोनरस, तो ये कुछ भी आपको यहाँ पे नॉन मेटल में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे ये पुअर कंडक्टर होते हैं, हीट के भी, इलेक्ट्रिसिटी के भी। और बाकी आपको यहाँ पे पहले वाले में दिख ही रहा है कि यहाँ पे कलर्स में यहाँ पे इनके पास बहुत ज्यादा वैरायटी होती है, ठीक है। तो ये भी याद रखना कि ऊपर तो हमें यहाँ पे सिर्फ दो कलर देखने को मिले थे, गोल्डन येलो और ग्रेइश वगैरह, पर यहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है कलर्स की, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे एग्जांपल देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ये सब का। फिर यहाँ पे जो अगला इंपॉर्टेंट है वो है आपके पास कि आपको पता होना चाहिए कि मेटेलॉइड्स क्या होते हैं। अभी हमने यहाँ पे मेटल डिस्कस किया, नॉन मेटल डिस्कस किया, अब आपको पता होना चाहिए कि मेटेलॉइड्स क्या होते हैं। तो मेटेलॉइड्स आपके ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी आपकी मेटेलॉइड्स के साथ भी मैच करती है और नॉन मेटल्स के साथ भी आपकी यहाँ पे प्रॉपर्टी मैच करती है, ठीक है। तो ये आपको और अच्छे से पता चलेगा जब हम यहाँ पे पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर कर रहे होंगे तब, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो दे रखा है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिया है कि आपके सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल, दे आर कॉल्ड मेटेलॉइड्स, एग्जांपल आर बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो आपको बस इतना याद रखना है कि आपके मेटेलॉइड क्या होते हैं जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज आपकी मेटल की भी मैच कर रही होती है, नॉन मेटल्स की भी मैच कर रही होती है, वो आपके क्या होते हैं, मेटेलॉइड होते हैं। और एग्जाम्पल में बोरॉन, जर्मेनियम, ये सब आपके क्या है, एग्जाम्पल्स है, ठीक है। उसके बाद आगे आपको क्या दे रखा है यहाँ पे कि 92 एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये आप ऐसे मार्क कर लेना कि 92 एलिमेंट्स आपके यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में नेचुरली अकर हुए हैं, और बाकी आपके सारे मैनमेड एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिनको यहाँ पे लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके बनाया है। पर 92 आपके ऐसे हैं जो आपको यहाँ पे धरती से ही मतलब मिले हैं, ठीक है, अर्थ से ही मिले हैं, जमीन से ही मिले हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम आपके जो एलिमेंट्स है वो आपके यहाँ पे सॉलिड एलिमेंट्स है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पे याद हो, जब मैंने सीडीएस में पीवाईक्यू कराया है तो आपसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी पूछे गए थे, ठीक है, कि नेचुरली अकेरिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। अब आपको इस बुक के हिसाब से आपको दे रखा है 92 एलिमेंट्स है, तो आपको ये चीज बस याद रख लेनी है, ठीक है। और ओवरऑल मेटल कितने हैं, ओवरऑल आपके यहाँ पे नॉन मेटल कितने हैं, मेटलॉइड कितने हैं, तो ये सब नंबर्स आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे आपको दे रखे कि 11 एलिमेंट्स आर इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो 11 एलिमेंट्स आपके ऐसे हैं जो यहाँ पे गैसियस फॉर्म में आपको देखने को मिलते हैं रूम टेम्परेचर पे। फिर आगे आपको देखने को मिलेगा कि मरकरी और ब्रोमीन, ठीक है, ये दो आपके ऐसे आपके एलिमेंट्स हैं। तो मरकरी तो हो गया आपका यहाँ पे मेटल, और ब्रोमीन आपका यहाँ पे एग्जाम्पल होता है यहाँ पे नॉन मेटल का, ठीक है। तो ये दोनों आपके यहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपको यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो दोनों ही नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मरकरी भी और ब्रोमीन भी। बस याद क्या रखना है, मरकरी आपका मेटल है, ब्रोमीन आपका यहाँ पे नॉन मेटल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है कि गैलियम एंड सीजियम बिकम लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर 303 केल्विन। अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर जो आपका रूम टेम्परेचर होता है उसको थोड़ा सा आप ज़्यादा बढ़ा देते हो तो आपको यहाँ पे गैलियम गैलियम और सीजियम भी आपको यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे इनसे ज़्यादा ज़रूरी आपको क्या याद रखना है, मरकरी और ब्रोमीन, ठीक है। अगले टाइप के जो आपके यहाँ पे प्योर सब्सटेंस है वो है हमारे पास कंपाउंड्स, ठीक है। तो एक हो गया हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स जो हमने यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर लिया। अगला है हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड्स। तो देखो कंपाउंड आपके यहाँ पे क्या होते हैं, तो कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि हमेशा हम यहाँ पे फिक्स्ड प्रोपोर्शन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, वेरिएबल की बात नहीं कर रहे हैं। कि अगर आप कोई भी यहाँ पे एलिमेंट अगर मिला रहे हो तो फिक्स्ड अमाउंट में मिलाओगे, ठीक है। 30% मान लो एग्जाम्पल के तौर पे अगर जिंक मिला रहे हो तो 30% ही जिंक मिलाओगे, ठीक है, उसको बनाने के लिए, उस पर्टिकुलर कंपाउंड को बनाने के लिए। यहाँ पे वेरिएबल चीज नहीं आएगी, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे अलॉयज में देखने को मिल रही थी। उसके बाद आपको यहाँ पे देखो याद क्या रखना है, यहाँ पे नेक्स्ट चीज कि ये आपके यहाँ पे केमिकली कंबाइंड कंबाइंड होके बेसिकली आपका कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो केमिकली कंबाइंड होके दो या दो से ज्यादा यहाँ पे आप कंबाइंड करते हो यहाँ पे एलिमेंट्स को केमिकली, तब आपका यहाँ पे क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। और वही आपको यहाँ पे नीचे क्वेश्चन में भी दे रखा है, बाकी आपको यहाँ पे नीचे अच्छे से और भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, आगे भी यहाँ पे एक्टिविटी में आपको जो दे रखा है, जैसे मिक्स अगर आपको यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से पढ़ना, ग्रुप 1 में आपको जो दे रखा है, मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर, ठीक है। तो एक आपके पास यहाँ पे कि आप यहाँ पे आयरन फिलिंग को क्रश करके यहाँ पे सल्फर और पाउडर, ठीक है, सल्फर पाउडर को और आयरन फिलिंग को क्रश करके आप यहाँ पे मिक्स कर रहे हो, ठीक है। पहले ग्रुप आपके पास ये है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे अगर हम नीचे देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन गैस बनती हुई नजर आती है, ठीक है। ये पहले ग्रुप में आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। अब हाइड्रोजन गैस जो आपकी है यहाँ पे,
ये कलरलेस होती है, ओडरलेस होती है, मतलब स्मेल नहीं, आप यहाँ पे इसकी स्मेल नहीं आएगी आपके पास, और आपकी यहाँ पे कंबस्टिबल होती है, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे, ये तीनों पॉइंट जो यहाँ पे है, इसको याद रखना है हाइड्रोजन से रिलेटेड। फिर यहाँ पे अगले पे हम अगर हम बात करते हैं, तो आपको जो ग्रुप टू यहाँ पे दे रखा था, ठीक है। तो ग्रुप टू अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे ये चीज तो सेम ही है कि आप यहाँ पे आयरन फिलिंग को क्रश करके सल्फर पाउडर में मिला रहे हो, पर उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये होने के बाद आप यहाँ पे हीट कर रहे हो, तो उसके बाद आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है कि आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड आपके यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी आपकी कलरलेस है, और यहाँ पे जो स्मेल आएगी वो आएगी यहाँ पे रोटन एग्स की। तो आपको यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पे कौन से गैस की आपको यहाँ पे रोटन एग्स की स्मेल आपको यहाँ पे मतलब जब आप स्मेल करते हो तो आपको यहाँ पे मिलती है। तो वो आपका यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड की, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे मार्क करके एक्टिविटी के थ्रू आपको ये समझाया है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अब देखो ये जो टेबल है इस पे हम आएंगे अभी आगे, ठीक है। पहले हम यहाँ पे नीचे जो दे रखे हैं उनको हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो जो आपको यहाँ पे ग्रुप वन है बेसिकली, तो ग्रुप वन में आपने यहाँ पे क्या देखा कि ग्रुप वन हैज कैरिड आउट द एक्टिविटी इन्वॉल्विंग अ फिजिकल चेंज, ठीक है, वेयर एज इन केस ऑफ ग्रुप टू अ केमिकल चेंज और अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। अब यहाँ पे वो देखो ध्यान से, अगर आपको यहाँ पे याद हो, तो हमने यहाँ पे ग्रुप वन में क्या किया, हमने आयरन फिलिंग को क्रश किया और सल्फर पाउडर में मिलाया। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, यहाँ पे ये केमिकल चेंज नहीं है, ये हमारा क्या है, फिजिकल चेंज है। वहीं पे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जब हमने हीट कर दिया उसको, ठीक है, जो कि हमारा यहाँ पे ग्रुप टू में हो रहा था, तो अब उस केस में हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे ये हो गया हमारे पास केमिकल चेंज या फिर केमिकल रिएक्शन। अब उस केस में हम उसको वापस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मिलाने के बाद तो आप यहाँ पे सेपरेट कर लोगे ना, पर जब आपने एक बार हीट कर दिया तब तो आप यहाँ पे उसको सेपरेट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपका यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया केमिकल चेंज, ठीक है। फिर आगे आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, the material obtained by group 1 is a mixture of the two substances. The substances given are the elements iron and sulfur. The properties of the mixture are the same as that of its constituents. अब देखो यहाँ पे जो ग्रुप वन में हुआ, तो ग्रुप वन क्योंकि हमारे यहाँ पे फिजिकल चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे जो भी चीज, यहाँ पे जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स बने, तो वो यहाँ पे जो बने, यहाँ पे बेसिकली जो मिक्सचर बना बेसिकली, तो जो मिक्सचर का यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज होगी ना, वो वही सेम प्रॉपर्टी होगी जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी है। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है यहाँ पे, आयरन और सल्फर, ठीक है। तो आयरन और सल्फर क्या है यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूएंट है ग्रुप वन में, और इन दोनों की जो प्रॉपर्टी होगी वही यहाँ पे उस मिक्सचर की प्रॉपर्टी होगी। पर ग्रुप टू में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ग्रुप टू में हमने यहाँ पे हीट कर दिया था यहाँ पे उस एलिमेंट को यहाँ पे मिक्स करने के बाद। तो यहाँ पे जो उसकी प्रॉपर्टी आएगी वो यहाँ पे डिफरेंट प्रॉपर्टी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे पढ़ लोगे, ठीक है, पढ़ सकते हो आप इजीली। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि टेक्सचर एंड कलर ऑफ द कंपाउंड आर द सेम थ्रू आउट, ठीक है। तो ये आपको बस इतना देखने को मिलेगा कि कलर और टेक्सचर ये आपका सेम है। पर यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है कि आपकी जो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है बेसिकली, ठीक है, जो यहाँ पे आप ऐसे समझ लो, जो प्रॉपर्टी है आपके मिक्सचर की, जब आपने एक बार हीट कर दिया, तो वो प्रॉपर्टी आपकी अलग हो गई कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज से, ठीक है। आयरन और सल्फर की जो प्रॉपर्टी होती है उसकी प्रॉपर्टीज से, इन दोनों की प्रॉपर्टीज से आपका यहाँ पे जो ग्रुप टू का मिक्सचर आया वो यहाँ पे अलग प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पे इतने पैराग्राफ में यहाँ पे बोल रखा है। अब देखो यहाँ पे आपको, अगर हम आगे बात करते हैं यहाँ पे फ्लो चार्ट की, पहले हम बात कर लेते हैं, उसके बाद उस टेबल पे चलेंगे। तो फ्लो चार्ट में हमने यहाँ पे देखो, इस चैप्टर में हमने क्या सीखा है, यहाँ पे मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में ही सीखा था। अब यहाँ पे हमने प्योर सब्सटेंस, अभी हमने यहाँ पे अभी अभी पढ़ा है कि एलिमेंट होते हैं और कंपाउंड होते हैं। एलिमेंट्स आपके क्या होते हैं यहाँ पे, जहाँ पे हम इनको और ज्यादा तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, सिंपलर मतलब सिंपल करने के लिए और ज्यादा हम इनको तोड़ नहीं सकते, तो वो आपके क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। कंपाउंड क्या होते हैं यहाँ पे, कंपाइन कंपाउंड आपके होते हैं जहाँ पे आप केमिकली कंबाइंड करते हो बेसिकली यहाँ पे सब्सटेंसेस को केमिकली, ठीक है, और फिक्स्ड कॉम्पोजिशन में करते हो, ठीक है, फिक्स्ड करते हो, वेरिएबल में नहीं करते हो, तो तब हमारे यहाँ पे कंपाउंड बनते हैं। और एग्जाम्पल आप यहाँ पे इजिली आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर मिक्सचर्स हमने यहाँ पे पिछले ही चैप्टर में किया था, सॉरी पिछले वीडियो में किया था हमने, जहाँ पे हमने मिक्सचर्स पढ़ा था, व्हाट इज मिक्सचर, उसमें हमने यहाँ पे हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस दोनों मिक्सचर पढ़े थे। यहाँ पे होमोजीनियस यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, मतलब हर जगह आपको यहाँ पे यूनिफॉर्म चीज ही देखने को मिलेगी, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में पढ़ा था पिछले वीडियो में, लेमोनेड का, ठीक है, नींबू पानी का। तो चाहे आप यहाँ पे थोड़ा सा नींबू पानी पियो, पूरा ग्लास पी जाओ एक बार में, या आधा ग्लास पियो, आपको एक ही टेस्ट आएगा, अलग टेस्ट नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ पे यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, ठीक है। और हेट्रोजीनियस क्या है यहाँ पे, जहाँ पे यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन आपको देखने को नहीं मिलता है। एग्जाम्पल आप बाकी यहाँ पे देख सकते हो। अब हम चलते हैं अपने यहाँ पे, देखो नीचे तो आपके यहाँ पे क्या आ गया, ये सब आपके यहाँ पे है थ्योरी जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया, आप यहाँ पे नोट बना चाहो तो बना सकते हो, वरना हम ये सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, सेम ही चीज है जो हमने पढ़ी थी।
ठीक है? तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी पिछले 2 वीडियो में, इस वीडियो में और पिछले वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो इसको यहाँ पे आपको एक समरी के तौर पे यहाँ पे दे रखा है, ठीक है? उसके बाद आपके पास यहाँ पे डायरेक्ट एक्सरसाइज़ आ जाती है, जो हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने उस टेबल पे, ठीक है? उसके बाद हमारे यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे थ्योरी वाइज़। तो यहाँ पे आपको मिक्सचर्स और कंपाउंड के बीच में बेसिकली आपको यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि मिक्सचर्स क्या होते हैं, ठीक है? तो एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। तो यहाँ पे आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पे ये, कि नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म, ठीक है? तो हम उस चीज को हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे, जहाँ पे भी मिक्सचर बन रहा है पर आपके पास कोई नया कंपाउंड फॉर्म नहीं हो रहा है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉर्म क्या हो रहा है, यहाँ पे न्यू कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जो आपको यहाँ पे याद रखना है कि मिक्सचर के थ्रू कोई नया कंपाउंड नहीं बनता है, पर कंपाउंड वाले में क्योंकि आप केमिकल चेंज कर दे रहे हो, तो यहाँ पे आपके पास नया कंपाउंड बन जा रहा है, ठीक है? फिर अगला आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, मिक्सचर हैज अ वेरिएबल कॉम्पोजिशन। हमने यहाँ पे पिछले ही वीडियो में पढ़ा है कि आपके पास जो मिक्सचर होता है वो वेरिएबल कॉम्पोजिशन पे होता है। जैसे एग्जाम्पल पे हमने पढ़ा था क्या, हमने पढ़ा था यहाँ पे अलॉय, ठीक है? हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में पढ़े थे यहाँ पे अलॉय। तो अलॉय जो आपके यहाँ पे होते हैं वो बेसिकली आपके वेरिएबल कॉम्पोजिशन होती है उनमें, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे होता है यहाँ पे अलॉयस का भी ब्रास, तो ब्रास आपको एग्जाम्पल में भी दे रखा था ऊपर। फिर यहाँ पे कंपाउंड में क्या होता है, यहाँ पे आपको हमेशा फिक्स्ड कॉम्पोजिशन देखने को मिलेगी, ठीक है? तो यहाँ पे जो मैं मार्क कर रहा हूँ ना अंडरलाइन करके छोटे छोटे वर्ड में, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि वेरिएबल कॉम्पोजिशन देखने को मिलता है मिक्सचर में, कंपाउंड में आपको यहाँ पे फिक्स्ड कॉम्पोजिशन देखने को मिलता है। फिर अगर हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, तो आप मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस। मतलब यहाँ पे कहने का क्या है कि जब आपका एक बार मिक्सचर बन गया, तो उस मिक्सचर में जो जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे ना, जैसे अभी हमने ऊपर ग्रुप 1 में पढ़ा था, यहाँ पे जब एक्टिविटी हम देख रहे थे, आयरन और सल्फर यहाँ पे क्या थे, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट थे। तो जो मिक्सचर उसका बना, तो जो आयरन और सल्फर की बेसिकली यहाँ पे प्रॉपर्टीज होगी, वही उस मिक्सचर की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है? तो यही आपसे बोला जा रहा है कि मिक्सचर की जो प्रॉपर्टी है, वो उसमें जो जो आपने कॉन्स्टिट्यूएंट ऐड किए हैं ना, उनकी प्रॉपर्टीज ही रहती है, ठीक है? पर कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड में यहाँ पे डिफरेंट प्रॉपर्टी, आपको कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है? तो यहाँ पे आप इस तरीके से ये चीज आप मार्क कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे याद रख लेना कि प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलती है मिक्सचर में, वहीं पे यहाँ पे टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलती है। फिर आगे आपको दे रखा है, द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजिली बाय द फिजिकल मेथड्स। अब फिजिकल मेथड हमने देखा था, हैंड पिकिंग हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, तो उसकी मदद से आप यहाँ पे मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हो। पर कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं, तो कंपाउंड के लिए आप यहाँ पे हमेशा केमिकल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस का ही आप हमेशा यहाँ पे यूज करोगे इनको सेपरेट करने के लिए। तो यहाँ पे ये छोटे छोटे पॉइंट में आप यहाँ पे सेपरेट करके यहाँ पे नोट लिख लेना, डिफरेंसेस लिख लेना, आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा याद करना भी, ठीक है? कंप्लीट लिखने की जगह ये छोटे छोटे नोट्स बना के लिखोगे तो आपके लिए ईजी रहेगा याद करना भी। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने यहाँ पे सब कुछ डिस्कस कर लिया, और इस वीडियो के साथ हमारे यहाँ पे सेकंड चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे थ्योरी पार्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे जो भी आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दे रखे हैं ना, एक्सरसाइज के हो गए या फिर जो बीच बीच में क्वेश्चंस आते हैं वो हो गए, तो हम उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो आपको यहाँ पे पीवाईक्यूज देखने को मिले हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर से, तो हम उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट होता है, तो आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो या फिर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको यहाँ पे इसकी पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे चीज़ों की प्रोवाइड कराई हुई है पीडीएफ भी। और साथ ही साथ कोई भी डाउट होता है ना, तो उसको जरूर पूछ लिया करो, अपने साथ लेके मत बैठा करो, ठीक है? तो आप यहाँ पे जरूर पूछ लिया करो, और आने वाले एग्जाम पे ज्यादा फोकस करना। अब एक बार जो रिजल्ट आ गया वो आ गया, अब उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है हम लोग को, ठीक है? अगर हम अब यहाँ पे अगर हम अब आगे बात करते हो, तो आगे आने वाले वीडियो में हम यहाँ पे जल्दी जल्दी यहाँ पे कवर करेंगे, यहाँ पे जैसे ज्योग्राफी की भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो एक दिन में दो या दो तीन वीडियो आपको यहाँ पे देखने को मिल ही रही है हर दिन, ठीक है? तो जल्द से जल्द हम अपनी यहाँ पे एनसीईआरटी सीरीज डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की यहाँ पे जल्दी कंप्लीट करेंगे, ठीक है? साइंस का आपको हमेशा हर दिन आपको यहाँ पे शाम में 6 से लेके 8 बजे के बीच में आपको बेसिकली वीडियो देखने को मिल जाएगा हर दिन। और बाकी आपको शुरू के 2 दिन आपको मतलब ऊपर के जो आपके 2 वीडियोस रहेंगे, एक दिन में 3 वीडियो आ रहे हैं, तो जो शुरू के 2 वीडियो हैं वहाँ पे आपको डिफरेंट एनसीईआरटीज की वहाँ पे वीडियो देखने को मिल जाएंगे, या फिर मैथ के वीडियो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो हर एक वीडियो को आप यहाँ पे फॉलो करो, रिवाइज करो, ठीक है? नोट्स बना के, और फिर प्रैक्टिस करो, ठीक है? यही आपका यहाँ पे काम होना चाहिए, और अच्छे से आप अपनी यहाँ पे तैयारी करो, ठीक है? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।